कि आपको चीजें पता चल जाए। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है देखिए, इट इज द एंथैल्पी चेंज। अब मुझे रिकॉर्डिंग का याद दिलाया कि सब लोग हैं, मैं भूल जाता हूँ स्टार्ट कर। इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of solute, 1 mole of given solute, ठीक है, is dissolved in ठीक है एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। और आपने सॉल्वेंट बहुत सारा लिया है और सॉल्यूट आपने 1 मोल लिया है, तो उसको घोल लिया, जो भी एनर्जी का चेंज आएगा, अब वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है, वो उस सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। तो आपने पानी ले लिया बहुत सारा और इससे जिससे कि मेरा ए बी सोल्यूशन बन गया, तो इसमें जो भी एनर्जी का चेंज आएगा ना बेटा, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमें स्पेसिफिक नहीं है, वो ही कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स, राइट। कोई बता सकता है कैसे? याद है मतलब आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशन, नेगेटिव सॉल्यूशन, याद है आपको? यस याद है? सर। तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच 0 लिखवाया था, याद हो तो? पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, चेक करना आज जाके घर। वो जो लिखवाया था डेल्टा एच, वो यही था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया भी था, है ना? यस सर। यस सर, पढ़ाया था। अच्छा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब समझते हैं क्या सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, ये लिख लीजिए, फिर आगे एंथैल्पी पे चलते हैं। पहले सारी एंथैल्पी क्लियर करेंगे यार, ठीक है? एंथैल्पी क्लियर हो जाएगी तो फिर बहुत इजी है चैप्टर, फिर कुछ भी नहीं है, फिर जोड़ना घटाना ही है बस। साइंस, सबके साइन पता होने चाहिए, बस दैट्स इट। आगे देखते बेटा। सर मुझे ये पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। ये चीज तो बेटा बहुत ही इजी है, ये मैंने पढ़ाया था तुम्हें। ये मान लो तुम्हारे पास एक Yes. बक्सा है जहां पर सॉल्वेंट तुमने एक्सेस में रखा हुआ है, ये सॉल्वेंट है एक्सेस में, ठीक है भाई। ऊपर से तू सॉल्यूट डाल रही लड़की 1 मोल। अब 1 मोल डालने से कुछ भी एनर्जी का चेंज आ सकता है ना, जब ये जाएगा सब्सटेंस अंदर तो कुछ भी चेंज आ सकता है, तो वही चेंज का नाम दिया मैंने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, बस। तो यदि देखिए आइडियल सॉल्यूशन में 0 होता है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में चेंज होता है, नहीं? यस सर। बस, नहीं है। सर आगे बढ़े। एक बार उसका एग्जांपल दोबारा दे दो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फिर दे दूं? बेटा वो तो सिंपल है ना, कोई भी 1 मोल सब्सटेंस ले ले, 1 मोल आयरन ले लिया लड़की तूने, ठीक है, 1 मोल आयरन है, उसको तोड़ तोड़ के अलग से एटम्स बना दिए तूने बेटा, बस। इसमें कंफ्यूजन क्यों आ गया तुम्हें? इतना तो इजी है ये, सही है, ये तो कहीं यूज भी नहीं होता, बस पता ही होना चाहिए। क्या? आइसोलेटेड सब्सटेंस। आइसोलेटेड एटम लिखवाया था बेटा, सब्सटेंस लिखवा दिया क्या? यस सर। नहीं बेटा, आइसोलेटेड एटम, ठीक है, वो 1 मोल सब्सटेंस है बेटा, आइसोलेटेड ही लिखा था मैंने कल, ठीक है? अभी क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? अभी जितनी एंथैल्पी लिखाई सबको क्लियर है क्या बताओ? हम सब करो जल्दी से, अब अगली वाली टफ है क्योंकि अगली वाली सीखनी है, बहुत जरूरी है। अगली वाली से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, अब जो पढ़ाऊंगा डायरेक्ट सवाल नीट में, 4 नंबर सीधे सीधे, ठीक है? तो देखो, अब अगली वाली के लिए आपको समझना पड़ेगी 2 चीजें, तो ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं अब आपको, ठीक है? तो नेक्स्ट है, पहले एक चीज सीख लेते हैं, उसको सीखने से पहले तो एक है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, ऑफ एसिड एंड बेस।
देखो क्या होता है, मान लो कोई एसिड है HA, ठीक है, वो कैसे टूटेगा बेटा, बचपन से पढ़ा है एसिड H+ देता है भाई, सही है। अब ऐसे मान लो कोई बेस है BOH, जैसे NaOH ले लिया, तो ऐसे टूटेगा B++OH नेगेटिव। अब इस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी का चेंज है, इस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी का चेंज है वो कहलाता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। क्या समझे, कि कोई एसिड टूट रहा है, तो एसिड टूट रहा है H++A- में, या बेस टूट रहा है B+OH नेगेटिव में, तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी का चेंज आ रहा है, दैट चेंज इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड को तोड़ने के लिए क्या समझते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या समझते हो, कोई बताएगा मुझे। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो अपने आप से टूट जाता है, राइट, पूरा का पूरा। यदि आपने बोला जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसने 10 मोल लिए ना आपके, तो उसके 10 के 10 मोल टूट जाएंगे फटाक से, सही बात है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई रहता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में ना डेल्टा H 0 के बराबर रहता है, मतलब एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हमें देना नहीं पड़ता है। लेकिन वीक एसिड के केस में बेटा हमें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है उसको डिसोसिएट करने के लिए, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हो। सेम केस मान लो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है वो 0 के बराबर है, क्योंकि खुद से टूट जाएगा। लेकिन वीक बेस में को तोड़ने के लिए, वो टूटेगा नहीं, तभी तो वीक बेस है, वो टूट नहीं रहा है, तो आपको सर्टेन एनर्जी देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं सब लोग। यस सर। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अपने आप से टूट जाते हैं, तभी तो स्ट्रॉन्ग है, उनको किसी भी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती, और फटाक से टूट जाते हैं 1 मिनट में। लेकिन वीक एसिड और वीक बेस वो होते हैं जो टूटते नहीं है। अब जो टूटेगा नहीं, यदि उसे तोड़ना है, 100% तोड़ना है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी भी एनर्जी देनी पड़ेगी वो रहेगी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। इसकी बात समझ में आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन 0 के बराबर होता है, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट होता है। क्लियर। यस सर, क्लियर। यस सर। BOH का मतलब क्या है? BOH बेटा कोई एग्जांपल है ना, बेस जैसे NaOH, ऐसे तो लिखते हैं बेस को, कुछ भी हो सकता है ना बी, ऐसा नहीं देखा, ये जनरल नोटेशन है बेटा बेस का। अभी तक नहीं देखा, एसिड को HA लिखते हैं, इसको बेस लिखते हैं BOH, ऐसे ही। बी मतलब बेस है, वैसे जनरल नोटेशन है, सच में कुछ नहीं है। NaOH हो गया, KOH हो गया, MgOH ऑल्टोH हो गया, कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे आपसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, जो इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ाऊंगा बॉन्ड एंथैल्पी, और कल से अगली क्लास में आपको इसको खत्म कर देंगे पूरा। कल तो छुट्टी होगी आप लोग की। नो सर सर। पता नहीं। सर पता नहीं सर, तो मतलब मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड अपने आप ही रखे रखे टूट जाते हैं, मतलब फिर रखे रखे नहीं, कैसे? पानी में डालने पे, रखे रखे थोड़ा ना टूट जाएगा। एसिड को क्या होता है, पानी में डालने पे जो H+ देता है वो तो एसिड होता है। लड़की एक बात होता है, मान लो एक बीकर में H2SO4 रखा है, तो ऐसा थोड़ा ना वो इस बीकर में से फेंक रहा है H+, ऐसे थोड़ा ना होता है। पानी में डालेगी तभी तो H+ मिलेगा, सही बात है। ओके सर। तो पानी में जो 100% जो डिसोसिएट होता है उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उनको तोड़ने के लिए आपको जरूरत ही नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रॉन्ग, राइट, दे हैव हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। But in case of weak acid and weak base, the degree of dissociation low, so we need energy to dissociate them, right? And that particular enthalpy is known as enthalpy of ionization, जो कि strong acid और strong base के केस में 0 के बराबर है। सही सर है। एक बार वीक एसिड का एग्जांपल दे दो। बहुत सारे एग्जांपल है, एक बार मैं लिख देता हूँ। वीक एसिड, ये ले लड़की, वीक एसिड HCN हो गया, ठीक है, H2S हो गया। फिर जितने भी एसिटिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है ना, सब घटिया होते हैं, सब वीक। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक, मेथनोइक, इथेनोइक, सब है ना। और क्या देखेगी लड़की, और कौन सा एसिड, और बेंजोइक एसिड वैसिड सब ले ले इसमें, सही है। H2CO3 हो गया, और याद आता है, और H3PO4 हो गया। और हाँ सर बोल दो। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, HBr, HI, ठीक है, H2SO4, HNO3,
हैं? और क्या होता है, और क्या होता है बताओ, और क्या पढ़ते हो, याद दिलाओ बे। और क्या होता है, और भी होते हैं, अभी याद नहीं आ रहे मतलब, और यूज करते हो बता दो, कुछ कंफ्यूजन हो तो लिख दूंगा। फिर वीक बेस याद कर लो, NH4OH होता है प्राइमरीली, अमाइंस जिनको बोलते हैं वीक, अमाइंस सारे के सारे वीक बेस होते हैं यार, है ना। और क्या नाम से, FeOH ऑल थ्राइस, है ना। ये स्ट्रॉन्ग बेस तो पता ही होंगे सबको, NaOH KOH, जितने भी है एल्कली मेटल के, जितने NaOH KOH CSOH RbOH, ये सब वो है स्ट्रॉन्ग बेस। सही है, और लिखो लड़के, काम चल जाएगा। बेटा और लिखो, काम चल जाएगा लड़की। यस सर। और मेरे को एक याद आ गया, HClO4 भी होता है क्लोरीन का, और तो मुझे याद नहीं आ रहे अभी। सर ये याद भी करने हैं। हाँ ये याद है नहीं तुम्हें अभी तक? नो सर, पता नहीं इतना। यार ये तो पता होना चाहिए मतलब, कोई नहीं अभी लिख लो। ये तो आपने मतलब अरे नीट में आ सकते हैं ना कहीं से भी इसलिए हाँ पूछा। हाँ, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक चैप्टर है ना, उसमें पता होता है ये सब। आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक चैप्टर है, उसमें मैं लिखवाता भी है, मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा लिखवाऊंगा अभी। और क्या बोलते हैं, वैसे आपने अभी तक ये यूज नहीं करे गए, तो बहुत बारी यूज करते हैं ना, तो याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। बाकी कोई नहीं, जब आयोनिक पढ़ाएंगे तो यस लिखवा सर। देंगे। मैं वो एक दिन पूरे लिखवा दूंगा दुनिया जहान के, ठीक है, मेरे पास लिखे हुए हैं, मुझे ऐसे पूरा माइंड में तो याद नहीं रहता, तो देख के लिखवाऊंगा, वैसे मैक्सिमम लिख दिए, फिर मैं एक दिन पूरा लिखवा दूंगा आपको जितना यूज होता है, पर ये आपको आना चाहिए, सही बात है। सर कुछ कुछ याद है बस, क्या? जो जो यूज होते हैं, जो जो यूज होते हैं ना यूजुअली वो नाम याद है, बाकी नहीं। हाँ तो जैसे यूज होता है ना, तो उसी समय याद कर लिया करो। सर जैसे मैं बस जब स्ट्रॉन्ग 11वीं, एसिड ही याद है। हाँ जैसे मैं सबको पढ़ाता हूँ ना, तो मैं उनको बार बार याद दिलाता रहता हूँ, बताइए कौन सा एसिड है स्ट्रॉन्ग या वीक, बताइए कौन सा एसिड है। उस चक्कर में पूरा रट्टा एकदम फिक्स हो जाता है दिमाग में। मतलब जिन लोगों को मैं सर पढ़ा रहा हूँ 11वीं 12वीं से, उनको मैं बार बार पूछता हूँ। आयोनिक इक्विलिब्रियम में काम ही है, क्योंकि एक टॉपिक होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस थिंग ओनली। बफर एक यस सर टॉपिक होता सुना है, है। सुना हो तो, उसमें तो पता ही होना चाहिए ना वीक एसिड या नहीं है, तो फिर सवाल ही नहीं होगा उसका। ऐसा है। आप ऑलरेडी भी कोचिंग नहीं कर रहे थे ना, तो इस वजह से भी हो सकता है आपको ना पता हो, स्कूल वगैरह में उतना ज्यादा बताते नहीं है क्योंकि। यस सर। यस सर। सर आपकी कोचिंग कहाँ पर है? हाँ त्योर में। अच्छा, कम साल पढ़ाया था तो नहीं समझाता है। सही है। आगे बढ़े, यस यस सर। सर। चलो। अब यहां से सवाल हमारा कभी कभी डायरेक्ट आ सकता है, एंड दैट थिंग इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो देखिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, दिस थिंग। तो सबसे पहले तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझेंगे अपन। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि यार जब एक एसिड को ना बेस में मिक्स किया जाता है, तो बनता है क्या, सॉल्ट, और बनता है पानी, है ना। यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ी है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाते हैं कि देखो एसिड का काम होता है H+ देना, कोई भी एसिड देता है H+, और कोई भी बेस देता है OH नेगेटिव। यदि एसिड H+ देगा, एसिड H+ देता है तो एनायन देता है, जैसे A- दिया था ना, और बेस OH नेगेटिव देता है तो बेस क्या देता है, कैटायन। भाई एसिड H+ छोड़ेगा तो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, बेस OH छोड़ेगा तो कैटायन बनाएगा। तो ये दोनों मिलके कैटायन और आयन से Na+ और Cl-, ये मिलके तो सोल्ट बना देते हैं जी, है ना। और H+ और OH नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं। सही बात है, ऐसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अच्छा एक बात बताओ, H+, OH नेगेटिव और H2O सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कोई बता सकता है इन तीनों से? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बताओ। सर H+। जाहिर सी बात है H2O यस स्टेबल सर। है, ये तो स्टेबल होते ही नहीं, तो रिएक्ट कर जाते हैं। देखो ये दोनों अनस्टेबल लोग हैं,
ये दोनों कैसे, अनस्टेबल। अनस्टेबल लोग मिलकर क्या बना रहे हैं, स्टेबल। तो बताओ अनस्टेबल मतलब हाई एनर्जी और स्टेबल मतलब लो एनर्जी। यस तो मुझे एक सर। बात बताओ, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, एब्जॉर्ब होनी चाहिए इस प्रोसेस में? देखो अनस्टेबल हाई एनर्जी से आप लो एनर्जी पे जा रहे हो, तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए या एब्जॉर्ब होनी चाहिए? क्या सोचते हो? एब्जॉर्ब होनी चाहिए। फिर से, हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जा रहे हो, 10 जूल से आप 5 जूल पे जा रहे हो, तो एनर्जी रिलीज करोगे या एब्जॉर्ब करोगे, बताओ? रिलीज। रिलीज। यस सर, सही रिलीज है। करेंगे। तो जितना भी इसमें एनर्जी रिलीज होता है ना एक मोल के लिए, वो कहलाता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहलाता है वो? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसकी न्यूट्रलाइजेशन। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बेटा, इसकी वैल्यू भी याद करके रखता है, दैट विल बी -57.1। यही डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है नीट का, -57.1 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल पर मोल लिख दूं, या -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब क्या है, जब एक मोल H प्लस एक मोल OH के साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है जो कि स्टेबल है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी विल बी -57.1 किलो जूल, या होती है मतलब -13.7 किलो कैलोरी। दोनों ही उसकी यूनिट है एनर्जी की। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना कैलोरी को तो जूल में जाता है, तो 13 × 4 लगभग हो जा रहा है। ये बात समझ में आई सबको? बताओ बताओ जल्दी से। यस सर सर। स्टेबल कौन है, H प्लस आयन? बेटा H प्लस कैसे स्टेबल, बता? H2O स्टेबल है ना, H प्लस कैसे स्टेबल हो सकता है? कोई आयन कैसे स्टेबल हो सकता है, बताओ? एक बात बता लड़की, तू बता, तेरे को H प्लस दे दे, OH दे दे, तो क्या बनाएगी रिएक्शन में, बता? H2O बनाएगी ना? Yes, है sir. लड़की? बता, सही बोल रहा हूं मैं? यदि तेरे को लिख दूं, तेरे को कोई बच्चा ऐसे बोलता है H प्लस प्लस OH नेगेटिव, तेरा छोटा भाई, तो क्या लिख के देगी उसको, बता जल्दी बता? H2O। H2O, sir. क्यों? क्यों? वो पूछे क्यों, यही तो बोलेगी, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए जा रही है क्योंकि बनने वाली एंटिटी क्या है, स्टेबल है। अरे बनने वाले यदि अनस्टेबल होगा तो फिर रिएक्शन ही काएगी, है कि नहीं है? और वैसे भी तुझे पता है H2O स्टेबल रहता है यार, H प्लस और OH तो नहीं रहते, वो तो आयंस है, वो तो रिएक्ट करके H2O बनाएंगे। So if they are reacting, so they are forming H2O which is more stable na, that's why energy is released during this process. सही बात है? अनस्टेबल से सर स्टेबल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। नहीं यार, देख अनस्टेबल का मतलब क्या है बता। मैं तेरे को एक चीज समझाता हूँ लड़की, सुन, मैं तुझे केमिस्ट्री का पूरा सार समझाता हूँ। मान ले कि मैंने तुझे ना 10 दिन तक खाना नहीं खिलाया, पानी भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, खाना भी नहीं और पानी भी, और तेरी जो बेस्ट फ्रेंड के बगल में बिठा दिया तेरी क्लास में, तो उससे बात करेगी क्या? नो बात सर। करेगी या कुछ किसी से बात करेगी, छेड़खानी करेगी, नो कुछ सर। करेगी क्या? एनर्जी नहीं है तेरे पास, सही बात है। तो जब आदमी के पास या जिस मॉलिक्यूल के पास कम एनर्जी होती है तो रिएक्टिव नहीं होता वो, मतलब उस स्टेट में तो रिएक्टिव नहीं है। चाहे तेरी बेस्ट फ्रेंड बगल में बैठे तो बोले ठीक है बाहर में जाओ, क्या बात करें, एनर्जी नहीं है यार, ठीक है। लेकिन मान ले कि तेरे को बहुत खाना वाना खिलाया, मस्त, तेरे जो तेरा फेवरेट खाना मिला है वो मिला है, बढ़िया, तो जिंदगी में खुश है, तो फिर रिएक्टिव रहेगी, तो अपने बेस्ट फ्रेंड को जरूर परेशान करेगी या किसी को तो परेशान करेगी जाके। तो सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, इफ दे हैव हाई एनर्जी सो दे विल रिएक्ट, राइट? वो दूसरे को जाके कुछ ना कुछ तो परेशान करेंगे, समझ रहे? तो उसको रिपेल करेंगे या तो उसे रिएक्ट करेंगे, है ना? तो जब एनर्जी हाई है तो अनस्टेबल है बेटा वो, समझी? और जब एनर्जी लो है तो क्या है वो, स्टेबल है, ठीक है, रिएक्टिव कम है वो, सही है। तो H प्लस और OH नेगेटिव ज्यादा रिएक्टिव है, H2O कम रिएक्टिव है। H2O कम रिएक्टिव इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी इन दोनों से कम होगी। तो तू मान ले 10 जूल है तो इनकी 5 ही होगी, तो 5 एनर्जी तो बाहर रिलीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अभी समझी बेटा? यस सर एनर्जी ज्यादा होगी तो अनस्टेबल इसमें तो होगा, और कंफ्यूजन अगर हो एनर्जी सकती कम होगी तो स्टेबल होगा। एग्जैक्टली, एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिव ज्यादा, तो अनस्टेबल, एनर्जी कम तो रिएक्टिव कम तो स्टेबल, सही है। यस सर, डन। और ये तो बहुत सिंपल है, H प्लस और OH नेगेटिव अनस्टेबल आयन है, इनकी एनर्जी हाई रहेगी, तो हाई एनर्जी से अच्छा पार्टिकल बना रहा है, स्टेबल पार्टिकल बना रहा है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी भी याद रखनी है, माय होल कंसर्न इज ये वाली चीज, ये याद होनी चाहिए आपको, ये आता है, तो समझा सबने? समझे सब सर लोग? इसे कैसे सर, ये एनर्जी का कंसेप्ट फिर से बता दो। क्या, फिर से बताओ, क्या बोलो बेटा? सर ये एनर्जी और एक्टिव मतलब रिएक्टिव वाला फिर से बता दो।
बेटा सुन, मैं कह रहा हूँ H प्लस और OH नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, वो H2O बना रहा है, तो H2O स्टेबल है ना। यस सर। तो स्टेबल कौन होता है? स्टेबल होता है, मान लीजिए एनर्जी का एक्सेस है तो H2O की एनर्जी यहाँ होगी, इन लोगों की एनर्जी ज्यादा होगी, तो जब ये दोनों मिलके ये बनाएंगे तो एनर्जी को क्या करेंगे? रिलीज। तो जब एक मोल H प्लस जब एक मोल OH के साथ रिएक्ट करता है तो -57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, ये पढ़ा है मैंने, और उसी एनर्जी को बोलते हैं अपन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब ये एक मोल के लिए है, देख सुन मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई बोले कि मान लो NaOH प्लस HCl है, ये रिएक्शन हुई, ठीक है, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। कोई पूछे इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो मेरे पास आंसर है, कितनी हुई? -57.1। क्यों? देखो ये एक मोल OH देगा, ये एक मोल H प्लस देगा, तो टोटल एनर्जी रिलीज हो गई इतनी। सही बात है। मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। इस केस में एनर्जी कितनी रिलीज होगी? देखो यहां से मुझे 2 मोल OH नेगेटिव आयन मिलेगा बेटा, यहां से मुझे 2 मोल H प्लस मिलेगा, तो एक मोल के लिए 57 है, तो 2 मोल के लिए कितनी हो जाएगी? -57.1 इंटू 2। तो इस एनर्जी, इस रिएक्शन में ये एनर्जी रिलीज होगी और इस रिएक्शन में ये एनर्जी रिलीज होगी। समझे? अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ यार। यस सर। ये एग्जांपल भी Yes, लिख sir. लीजिए, ये एग्जांपल भी लिख लीजिए। सर ये 2 से इंटू इसलिए करा है ना क्योंकि यहाँ पे 2 मोल बने हैं H2O के। हाँ 2 मोल H प्लस है बेटा, 2 मोल OH नेगेटिव है, 10 मोल होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मोल के लिए 57.1 है, तो जितने मोल तुझे क्वेश्चन में दिखे बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन तो पता चल जाए। ये तो मैंने बैलेंस करके लिख दी ना अपने आप से, तो तू बैलेंस sir. करके देख लेना और आंसर जो आएगा वो लिख देना मल्टीप्लाई करके। सही है? अभी सबको समझ में आ गया क्या बताओ यार? यस यस सर। सर एक बार 1 मोल का मतलब बता दो सर। किसका बेटा? सर 1 मोल का 1 वो मोल समझ बेटा जैसे NaOH है, तो NaOH जब एक टूटेगा तो एक Na प्लस देगा और एक OH देगा, जब इसका एक मोल टूट रहा है तो एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, यही मोल है मतलब। और वैसे मोल का मतलब जानना है कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। नहीं क्या सर, जानना अगर है? भाषण में समझना है कि मोल का मतलब क्या होता है तो सर वो समझ नहीं आ रहा क्या होता है। मतलब मोल का कैसा मतलब? एक होता है व्हाट इज मोल, और यहाँ पे मोल का मतलब व्हाट इज मोल तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर। मान लो तेरे पास टोटल एवोगाड्रो मतलब कुछ चीजें रखी हुई है ऐसे, और इनका सबका नंबर आ रहा है Na, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, तो इन सबको एक मोल बोल देंगे। जैसे दर्जन समझती है, दर्जन, यस सर। तो जैसे दर्जन कब बोलते हैं किसी चीज को? जब 12 चीजें दिखती है तो दर्जन चिल्लाने लगती है कि नहीं लगती है, यहाँ एक दर्जन हो गया। तो ऐसे ही एवोगाड्रो नंबर के बराबर चीजें इकट्ठी हो जाएंगी ना तो उसको मोल चिल्लाने लगेंगे। समझे? यस सर, क्लियर है। ये फील है, और इस फील का मेरे क्वेश्चन में कोई सेंस नहीं है, मैं तो सीधा डिसोसिएट करके देखूंगा कि कितना टूट रहा है, 2 से 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इससे पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। इससे पिछली वाली स्लाइड ये लो। अभी मुझे एक कंसेप्ट और सिखाना है, वो इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, वो खत्म कराना है। आगे बढ़े? यस सर। 1 मिनट। हम्म। अगली चीज में ना आपको दिमाग लगाना है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सोच के बताओ। हाँ बोलो बेटा। सर अभी आपने इक्वेशन में मोल का मतलब क्या बताया था? इक्वेशन में जैसे बेटा यहाँ पे 2 मोल NaOH है, तो इससे मुझे कितना OH मिलेगा? 2 मोल OH मिलेगा, सही बात है। और H2SO4 से मुझे कितना H प्लस मिलेगा? 2 मोल। तो 2 मोल H प्लस 2 मोल OH नेगेटिव साथ न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो एनर्जी बतानी थी, तो 1 मोल की पता थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ओके सर, क्लियर है। तो पिछली स्लाइड दिखा दो। सर ओके। आगे बढ़े? यस चलो, सर। अब आपकी अग्नि परीक्षा है, तो क्या है उस अग्नि परीक्षा का नाम देखिए। तो एक सवाल दे रहा हूं आपको,
ये वीक एसिड है, लिख के दे रहा हूं, एक एसिड है वीक और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इनकी रिएक्शन हुई भाई, रिएक्शन में एक सॉल्ट बना, ठीक है, और बना पानी। इस रिएक्शन में जो एनर्जी बता रखी है, वो एनर्जी बता रखी है -54 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज हुई है इस रिएक्शन में, पर मोल नहीं लिखते हैं, बस इतनी लिखते हैं। तो डेल्टा एच इस रिएक्शन का दे रखा है -54 किलो जूल। ठीक है, आपको बतानी है, ऐसा सवाल आएगा, फाइंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एसिटिक एसिड। आप पे छोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ी देर। मैंने कहा इस रिएक्शन में जो एनर्जी है वो -54 किलो जूल निकली, मुझे आपको बतानी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एसिटिक एसिड। सोचिए थोड़ी देर, कुछ आंसर दे सकते हैं तो दे भी सकते हैं, चैट में लिख देंगे आंसर यदि आपको तो समझ में आ रहा है तो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इस जो ऊपर वाला ये प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई वो -54 किलो जूल हुई। और नीट आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि एसिटिक एसिड जो एक वीक एसिड है, देखो NaOH का तो 0 होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताया था, स्ट्रॉन्ग बेस का 0 होता है, लेकिन वीक एसिड की कुछ ना कुछ होती है, वो कितनी होगी देख के बताना है। बताइए। आया भाई? कुछ तो आया, किसी का तो आया कुछ चैट में ना, साक्षी नहीं। सोचिए सोचिए थोड़ी देर सोचिए कि क्या हो सकता है। हाँ, अभी बबीता का मुझे आंसर सही लगा। पॉइंट में और लिख दे लड़की बबीता, जो तूने आंसर दिया उसका पॉइंट वन ऐड होएगा ना उसमें, समझी क्या बेटा? जो तुमने आंसर दिया .1 आएगा ना, और समथिंग .1 जो तुमने लिखा है .1 3.1, इतना क्या छुपाना। चलो है लड़की, समझ में आया क्या? ये आपने फाइंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखी है? हाँ बेटा। बबीता एक्सप्लेन कर सकती हो कैसे किया? माइक ऑन हो सकता है बेटा तेरा, बता सकती है कैसे किया, यदि हो पाए पॉसिबल तो बता सकते हो बेटा आप अपना माइक ऑन करके कि क्या क्या। अच्छा माइक सही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, ठीक है। अभी थोड़ा वेट और करेंगे कि आप में से कुछ लोग बता पाए, फिर मैं हेल्प करूंगा आपकी। बस इतना आपको दिमाग लगाना है, क्या होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये थोड़ा मैंने गलत सा लिख दिया, आयोनाइजेशन ही है ये। आयोनाइजेशन ऐसे, हाँ जी। अच्छा चलो सब लोग एक बात का आंसर दो, ये क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या नहीं है? बताओ बताओ, हाँ या ना, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? सबको दिख रही है? यस सर। अच्छा, तो मैंने अभी भी पढ़ा है कि जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उसमें 1 मोल जब H+ 1 मोल OH के साथ रिएक्ट करेगा तो कितनी एनर्जी निकलती है, अभी बताया था। देखो मैंने कहा जब 1 मोल इसका कितनी एनर्जी निकलनी चाहिए, अभी बताया। तो कायदे से इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकलनी चाहिए थी? वो निकलनी चाहिए थी -57.1। इतनी निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए, बताओ हाँ या ना? यस सर। लेकिन निकली कितनी है? -54। इसका मतलब क्या है कि कुछ वो एनर्जी जो चली गई 3.1 माइनस हो एनर्जी है जाएगी। वो कहां चली गई? वो इस एसिड के डिसोसिएशन में चली गई। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझे? देखो भाई हमने सर कहा आगे सुनो। -57.1 एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन हो 54 रही है।
हो नहीं सकता 1 थी। इसका मतलब क्या है, 3 जूल एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं खर्च हो गई होगी, जो भी तो वो कम निकली है, तो वो कहाँ खर्च हुई है, वो ये वीक एसिड है उसके किसमें, डिसोसिएशन में। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है या सोनो, जल्दी बताइए। यस सर। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, किसी को डाउट? यस सर, एक और बारी रिपीट कर दीजिए। एक और बारी। बेटा देखो मैं क्या बता रहा हूं, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये OH देगा, ये H+ देगा, तो इनसे जो एनर्जी का रिलीज होना चाहिए था वो -57.1 होना चाहिए था, है ना, लेकिन हो -54 रहा है। इसका मतलब क्या है, 3 जूल एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी खर्च होगी, तभी तो कम निकली है वो, नहीं सही है। जैसे मान ले लड़की, तू घर से स्कूटी लेके चली, तूने 1 लीटर पेट्रोल डलाया, तुझे चलना था 30 किलोमीटर, तूने घर पे चुपचाप से अपनी स्कूटी स्टार्ट करी, 1 लीटर तेरी स्कूटी में, ये तू मान के चल रही है ये 1 लीटर पेट्रोल था, तुझे 30 किलोमीटर जाना था, लेकिन तू 15 किलोमीटर ही चल पाई। इसका क्या मतलब है, बताओ? सर पेट्रोल पेट्रोल मतलब आधा लीटर किसी ने चोरी कर लिया, हाँ। बात नहीं है ना। तो तेरी एनर्जी कितनी निकली थी, -57, लेकिन माइनस निकली कितनी है, 54, मतलब 3 जूल किसी ने चोरी कर ली। वो चोरी करने वाला कौन आदमी हो सकता है, यही तो वीक एसिड, क्योंकि वीक एसिड के ही आयोनाइजेशन में एनर्जी का खर्चा होता है। यही तो पढ़ाया था, देखो आपको यहाँ नहीं पढ़ाया, देख सही बेटा, समझी कि नहीं समझी? यस सर, यस सर। देखिए सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। सर अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो माइनस माइनस बेटा प्लस माइनस क्यों करिए, सीधा ही सोच लेना, 54 निकलना चाहिए था। माइनस का कोई मतलब थोड़ा, निकलना चाहिए था 54, निकलना चाहिए था 57, निकला 54, मतलब 3 एब्जॉर्ब किया है उसने। सही है, कैलकुलेशन करना चाहती है तो लड़की फिर ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि निकलना था -57, तो -54 माइनस -57.1, ठीक है, बस सीधा ही करते हैं, सीधा ही करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, इतना प्लस माइनस करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है तो गड़बड़, कैलकुलेट वैलकुलेट कम ही करा करो, सीधा सीधा जो आ जाए निकाल दिएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी बेटा, ठीक है, तो क्या है, इट इज दी मीन एंथैल्पी चेंज in you can say the mean enthalpy change in formation of bond। इसकी डेफिनेशन से ज्यादा पैसे समझो। अच्छा मुझे 2 बातें आप लोगों से जाननी है, ठीक है, आंसर करना। अच्छा कोई बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं, मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए या मिलेगी, तोड़ना हो तो बताओ भाई लोग। सर एनर्जी रिलीज होगी सर ना। चाहिए। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिलीज होगी, यार आप कैसे कैसे बात बता रहे हो, बताओ। एब्जॉर्ब होगी अपने आप बॉन्ड कैसे टूट जाएगा, एक बात बता लड़की, अपने आप बॉन्ड टूट जाएगा? NaCl रखा है, अपने आप टूट जाएगा क्या, तोड़ने के लिए तो देनी पड़ेगी। और यस बॉन्ड सर, बनता है तो absorb। एनर्जी रिलीज होती है, सही बात है। तो मैं लिख देता हूं, बॉन्ड तोड़ना साफ साफ तो एनर्जी पॉजिटिव मतलब एब्जॉर्ब होगी। बॉन्ड बनना, बनना कैसे लिखेंगे, बॉन्ड बनना, बनना तो नेगेटिव। किसी को आपत्ति इस चीज में बताओ? नो सर। ठीक है, बस यही है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये भी आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आ भी चुका है। तो मान लो H2 + Cl2 gives twice of HCl, ऐसा गिवन है। मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग थोड़ी देर। मान लो आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का डेटा गिवन है, इसका X गिवन है, इसका Y गिवन है, इसका Z गिवन है, और ये पर मोल में है, 1 मोल में है। ऐसा सवाल आएगा आपके नीट में कि भाई ये रिएक्शन है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का डेटा, इसका X है, इसका Y है और इसका Z है, तो बताओ इस रिएक्शन में नेट एनर्जी चेंज कितना है, मतलब डेल्टा H ऑफ रिएक्शन पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा, ये क्या हुआ, साइन आउट कैसे हो गया, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन पूछेगा आपसे। तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे बताओ, एक बार सोचो, अपन कैसे देखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे विद साइन एनर्जी को। अच्छा H2 का बॉन्ड तोड़ोगे या बनाओगे, HCl बनाना है तो H2 का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, सही बात है। यस सर। X एनर्जी पॉजिटिव जाएगी, सही बात है यार, दे रही है, Yes. तोड़ना है। अच्छा Cl2 का बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, Cl का, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो Y भी कैसे जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा HCl में बॉन्ड बना है तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब, रिलीज, सर रिलीज। तो कितना लिखोगे, Z Negative. 1 मोल के लिए है
तो 2 मोल बनाने हैं तो माइनस आ जाएगा, बोलो Yes, हाँ कि sir. ना। तो नेट चेंज क्या आएगा, नेट चेंज आएगा x + y - 2z। इसको दिक्कत कुछ? देखिए भाई क्वेश्चन में हमसे मतलब पूछा क्या है और बेटा, नेट एनर्जी का चेंज पूछा है कि जब रिएक्शन हो गई तो नेट एनर्जी का चेंज कितना आया। तो तूने बोला लड़की x अमाउंट दिया, y अमाउंट दिया और 2z मिला, मतलब 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, 15 रुपए मिल गए, तो नेट भाई खर्चा प्रॉफिट लॉस जो भी है वो कैसे निकालेंगे? ऐसे तो निकालेंगे, सबको जोड़ देते हैं यस सर। भाई। x दिया मैंने, y दिया और -2z मिला, तो नेट चेंज देख लेते हैं जो भी आएगा। अब वो कुछ भी आ सकता है, सही बात है। यस सर। यस सर ये तो सभी रिएक्शंस में यही होगा ना कि एनर्जी रिलीज ही होगी। और देख इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। इसका शॉर्टकट है कि यदि गलती से तुम्हें बॉन्ड डिसोसिएशन दिए तो रिएक्टेंट में से ना प्रोडक्ट को माइनस कर दो। रिएक्टेंट में से किसको माइनस कर दो? तो यही तो किया है शॉर्टकट। रिएक्टेंट को जोड़ लो, उसमें से किसको माइनस कर दो? प्रोडक्ट को। कुछ भी आ जाए चाहे। नहीं समझे? बताओ। सर समझ गए। ये क्वेश्चन आएगा नीट में, दिस इज नीट भाई। 2 सवाल कराए नीट के, इनमें से एक आएगा आपके में कंफर्म, या तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या तो बॉन्ड एंथैल्पी। इनमें से एक क्वेश्चन आना पक्का है, मैं आज ही बता के चल रहा हूं, ठीक है। फिर अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा जो मैंने जितना पुराना पढ़ा है उसका यूज करूंगा, लो पढ़ाऊंगा थर्मोकेमिस्ट्री। ये क्लियर है ना यार सबको? बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो यार, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा आ जाएगा, बस नीट क्या करेगा, यहाँ पे आप मान लो 100 लिख दिया, यहाँ पे 200 लिख दिया, यहाँ पे मान लो 300 लिख दिया, सो यू विल गेट ना आंसर लाइक -300 ऐसे टाइप, बहुत आसान सा आएगा। डाउट हो तो पूछ लो यार, है ना, ये क्लियर करके जाना ये। सर हमें इसमें सिर्फ यही पूछना है कि एनर्जी रिलीज हुई। हाँ ये बता, जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा लड़की, ये रिएक्शन गिवन है तो पूछेंगे, ये रिएक्शन देके पूछेंगे कि बताओ इस रिएक्शन को होने में नेट एनर्जी का चेंज कितना है इफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 is X, Cl2 is Y and HCl is Z। समझी? क्लियर है क्या बेटा? यस सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन तो यदि आपको अंडरस्टैंडिंग है ना, बढ़िया आपने समझ रखा है, तो हवा में हो जाएगा, मतलब आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। इतना आसान क्वेश्चन आएगा नीट का इसमें, देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। जिनको ये क्लियर नहीं होती ना, उनको चाहे कितना भी, वो तभी भी नहीं सवाल कर पाएंगे इलेक्ट्रो इसका, थर्मोकेमिस्ट्री का। तो थर्मोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट साइंस, भाई पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ बच्चे जेड लेके चले जाएंगे, लेकिन भाई जेड तो 1 मोल का है, यहाँ 2 मोल बन रहे हैं देखो, तो 2 जेड लेना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें जो आपको सवाल करते वक्त याद रखनी पड़ेंगी, और तो फिर तो इजी है एकदम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। चलो तो बहुत बढ़िया, आज आपने बहुत काफी कुछ पढ़ लिया है। तेज तो नहीं लगा? नो सर। नो तेज सर। तो था वैसे, पर कोई बात नहीं है ठीक है कोई नहीं। तो मैंने तेज थोड़ा इसलिए किया ना, क्योंकि मैं अगली क्लास में ना न्यूमेरिकल्स करा पाऊंगा यार, क्योंकि आपको ना मैंने थोड़े बेसिक्स भी बताया, वो सारी एंथैल्पी है ना 10-15 वो बतानी नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि आपको शायद गड़बड़ हो, आपको ना पता हो। अब एक्चुअली आपको पता रहेगा, जैसे बोल दिया नीट में सवाल आ गया कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, 4 ऑप्शन, तो आप आराम से टिक कर पाओगे, ठीक है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। हाँ जी बताओ बेटा, डन है फिर सबकी तरफ से? बताओ क्लियर? यस सर। चलो बहुत बढ़िया है, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में और इसको आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज डोंट ड्रॉप ना, क्योंकि अभी शादाब सर का क्लास होगा, है ना। मैम ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है या कंटिन्यू करनी है, बड़ी बता देंगे क्या?